हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं जिसे हम स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। तो चलो बात करते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये क्या होता है? ये जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको बनाना सीखा था, वैसे अब इसको एक बार प्रॉपर वे में बनाएंगे। जैसे ई लेमडा स्पेक्ट्रल इमिशन पावर, और हमारे पास था एक लेमडा जो कि नैनोमीटर में ले सकते हैं हम उसे, या फिर चाहें तो एंगस्ट्रम में भी लिया जा सकता है। अब देखो कैसे होता है कि अगर हम टेम्परेचर T1 टेम्परेचर को बिल्कुल लो पे रखते हैं तो हमें क्या ग्राफ मिलता है वो डिस्कस करते हैं। ये हम ग्राफ बनाते हैं। ये है कब टेम्परेचर पे, बिल्कुल कम टेम्परेचर पे। ये लो, जैसे हमने इसको T1 दे दिया। अब अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो कुछ ये ग्राफ का जो पीक है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ये लोअर वेवलेंथ की तरफ, जैसे कि ये पीक था इसका, एक दूसरा पीक ये आ जाएगा, तो ये कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। फिर अगेन एक और बार हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है जो कि इसका पीक है वो थोड़ा और शिफ्ट हो चुका है लोअर वेवलेंथ की तरफ। ये लो, फिर अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें ये ग्राफ। तो ये एक और बढ़ा दिया हमने। तो ये क्या है? ये T1 टेम्परेचर पर है, ये जो भी बिल्कुल लो है। फिर थोड़ा सा बढ़ाया हमने T2 टेम्परेचर, तो T2 टेम्परेचर, फिर थोड़ा और बढ़ाया T3, फिर थोड़ा और बढ़ाया हमने T4। तो ये T2 टेम्परेचर पर है, ये T3 टेम्परेचर पर है, ये T4 टेम्परेचर पे। इसको मैं अगेन एक वापस एग्जांपल से बताऊं कि जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई लोहे की छड़ है, अगर उसे हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? गर्म करने से थोड़ा अगर T1 टेम्परेचर मतलब थोड़ा कम टेम्परेचर दिया जाए तो वो हर टाइप की रेडिएशन को इमिट करने लगता है। हर टाइप की तो नहीं बोलेंगे, पर रेडिएशन को इमिट करने लगता है। तो इमिट करने से जैसे कोई ना कोई रेडिएशन उसमें ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा इमिट हो रही होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? लेमडा एम मैक्सिमम, कि ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इमिट हो रही है। वैसे ही टेम्परेचर को अधिक किया जाता है तो अधिक करने के बाद एक टेम्परेचर पे वो हमें रेडिश दिखाई देने लगती है, रेड कलर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा निकल रही है वहाँ से। तो जैसे कि ये अगर पीक आ रहा है तो कुछ ऐसा मान लेते हैं ये रेड कलर की वेवलेंथ है। वैसे ही अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें से रेडिएशन निकलती है ब्लू कलर की लेंथ की, ताकि वो इसलिए वो हमें क्या दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड की जो वेवलेंथ होती है हमें पता है वो ज़्यादा होती है और ब्लू की थोड़ी कम होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है जो बाहर निकल रहा है वो कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता जाता है। तो ये हमें ये ग्राफ से देखने को मिला। तो अब हम जानते हैं कि इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हम अभी बोलते जा रहे हैं, डिस्कस करते जा रहे हैं ग्राफ को बनाते बनाते। तो यही था कि कुछ साइंटिस्ट थे और कुछ लूमर तथा प्रिंगसम, तो इन्होंने मिल कर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से ऑब्जर्व किया और उन्हीं को ही हम बोलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने इस ग्राफ से? तो देखो, पहली ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिल रही है इस ग्राफ में? सबसे पहली कि ये ग्राफ हर टेम्परेचर पे कंटिन्यूअस है, मतलब किसी भी वेवलेंथ पे ये ग्राफ टूटता नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हर वेवलेंथ पर कोई ना कोई रेडिएशन जरूर इमिट होती है। बस एक इसमें ये कह सकते हैं अपन कि कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन कम इमिट हो सकती है तो कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन ज़्यादा इमिट हो सकती है, बट होती सभी तरीके की है। तो हम कह सकते हैं ये ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूअस है। और अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखो, अगर हम एक पर्टिकुलर लेमडा की बात करें, मान लो कि ये कोई वेवलेंथ है, ये वाली वेवलेंथ है यहाँ पे, तो मुझे ये चेक करना है कि इस वेवलेंथ की कितनी रेडिएशन इमिट हो रही है। तो मैं बोलूँगा कि इतनी हो रही है, कुछ ये अमाउंट है,
इस ई लैम्डा का। तो इतनी रेडिएशन यहाँ से इमिट हो रही है। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो ये जो पर्टिकुलर लैम्डा है इसका अमाउंट बढ़ गया। इस टेम्परेचर T2 करते ही इसका अमाउंट कितना हो गया, इतना चेंज हो गया कि पहले ये ई लैम्डा इतना था, अब ई लैम्डा इतना हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हर लैम्डा, मतलब एक पर्टिकुलर लैम्डा पर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते जाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो स्पेक्ट्रल इमिशन पावर है ये भी बढ़ता जाता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी की डेंसिटी है वो भी पर्टिकुलर लैम्डा पर बढ़ती जाती है, या अमाउंट ऑफ रेडिएशन है वो बढ़ता जाता है। ये हम तीसरी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। और अगर चौथी प्रॉपर्टी अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो जो हम बनाते बनाते देखते आ रहे थे कि लैम्डा मैक्सिमम का जो पीक है वो मिनिमम लैम्डा की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में प्रॉपर्टी है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि ये लैम्डा m1 है, मैक्सिमम T1 टेम्परेचर पे मैं इसको लैम्डा m1 बोल रहा हूँ, इसको T2 टेम्परेचर पे मैं लैम्डा m2 बोल दूंगा, इसको लैम्डा m3 बोल दूंगा और इसको लैम्डा m4 बोल दूंगा। तो अब देखो कि हर टेम्परेचर पे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ते ही लैम्डा m कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया, जैसे टेम्परेचर और बढ़ा तो लैम्डा m और कम टेम्परेचर की तरफ और वेवलेंथ कम की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लैम्डा m जो मैक्सिमम है वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये एंटी प्रोपोर्शनल है। तो एंटी प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा m है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है T के टेम्परेचर के। कैसे कि जो अभी देखा हमने कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया जाए लैम्डा m कम की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया जाए तो लैम्डा m है वो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा अपॉन T। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा m इंटू T इक्वल टू B होता है। B यहाँ पर क्या है, B है वीन कांस्टेंट, वेयर B इज वीन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, b इक्वल टू 2.898 इंटू 10 की पावर -3। इसका मात्रक बोले यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट लैम्डा की होती है मीटर, इंटू इसकी होती है टेम्परेचर की केल्विन, तो मीटर इंटू केल्विन ये इसकी वैल्यू होती है। और ये क्या होता है, वीन कांस्टेंट। तो इस लॉ को या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी थी इसको वीन ने समझाया था, तो इसलिए इसका नाम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो समझ में आया होगा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इसको एक बार और मैं आपको बता दूं इस ग्राफ से, इसका मीन सिर्फ इतना सा है कि जब मैं इस ओनली T1 टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो जो लैम्डा m1 है उसका टेम्परेचर T1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो एक कांस्टेंट B आता है। अगर मैं दूसरे टेम्परेचर की बात करूं तो लैम्डा m2 है, इसको मैं T2 से मल्टीप्लाई करता हूं, लैम्डा m2 T2 टेम्परेचर के कारण आ रहा है, तो ये भी एक कांस्टेंट B सेम के बराबर होता है। तो ओवरऑल हम ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्डा m1 T1 इक्वल टू लैम्डा m2 T2 इक्वल टू लैम्डा m3 T3 इक्वल टू लैम्डा m4 T4 इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट आता है जो कि वीन कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये इसका एक अच्छा हम कह सकते हैं कि कैसे ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लैम्डा m पे डिपेंडेंसी आ रही है। हाँ, अब इसका सबसे अच्छा यूज अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं, सबसे अच्छा यूज ये कर सकते हैं हम इसका कि अगर जैसे कि हम बात करते हैं सन की या फिर कोई भी एक बॉडी है, तो अगर उस बॉडी का हमें टेम्परेचर जानना हो, अब जैसे मैंने बोला कि लैम्डा m T इक्वल टू B, तो यहाँ से मुझे अगर टेम्परेचर निकालना हो तो टेम्परेचर इक्वल टू क्या आएगा, वीन कांस्टेंट B अपॉन लैम्डा m, ये आएगा टेम्परेचर।
तो अब ये कांस्टेंट होता है। अब हमें लैम्डा एम चाहिए किसके लिए, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर निकालने के लिए। अब मानो कि मेरे पास कोई बॉडी है, उसका मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि उसमें से जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो, जैसा मैंने बताया कि रेडिएशन हर बॉडी इमिट करती है, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन वो इमिट कर रही है, मानो वो 500 नैनोमीटर की रेडिएशन को सबसे ज़्यादा इमिट कर रही है, तो लैम्डा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 500 नैनोमीटर। तो यहाँ हम उसकी वैल्यू रखेंगे और यहाँ b का कांस्टेंट हमें पता है 2.898 इंटू 10⁻³ वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो इससे हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। इसी मेथड से हम क्या करते हैं, जो हमारे बाहर प्लेनेट हैं उनका भी हम टेम्परेचर, जैसे स्टार हैं, सन है, मून है, तो इनका टेम्परेचर हम इसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम वहाँ थर्मामीटर तो लेके जा नहीं सकते। तो इसीलिए हमें क्या होता है, जैसे सन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो सन के टेम्परेचर के कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सन से जो रे आ रही है या फिर जो हमारी रेडिएशन आ रही है, तो उनमें ये पता करना होगा कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ की है। तो जैसे कि सन से निकलती है 0.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है, वो सबसे ज़्यादा इमिट होती है। तो अगर उससे हम निकालना चाहें तो सन का टेम्परेचर कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी आई होप समझ में आई होगी आपको, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वैसे भी पूछा जाता है इसको, और दूसरा पर्पज़ कि इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझा था, वैसे ही अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, चलो इसी ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर किसी टेम्परेचर T1 पर ये जो कर्व बन रहा है, इसके अंडर जो एरिया है, ये कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कि T1 टेम्परेचर के अंदर इतना एरिया आ रहा है। मैं इसको थोड़ा अलग से बना लेता हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा हमें कि ये था T1 टेम्परेचर पे, और T2 टेम्परेचर पे मैं थोड़ा और अलग बना लेते हैं इसको, ये कुछ ऐसे T2 टेम्परेचर पे। इसी ग्राफ को मैंने थोड़ा दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए कि टेम्परेचर T1 है तो ये थोड़ा सा एरिया कवर कर रहा है, और टेम्परेचर जब T2 है तो ये थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस किस के बीच में बन रहा है, ये लैम्डा और ई लैम्डा के बीच बन रहा है, ये लैम्डा और ई लैम्डा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया किसको डिनोट करता है, जैसे हमने पहले लेक्चर में बात की थी, टोटल इमिशन पावर क्या होता है, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, मतलब ई लैम्डा और डी लैम्डा, एरिया अंडर द कर्व, कहाँ से, 0 टू इन्फिनिटी, क्या शो करता है हमें, टोटल इमिशन पावर के बारे में बताता है। तो जो टोटल इमिशन पावर का मतलब है एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया इस कर्व के अंडर में है। जो टोटल इमिशन पावर है E, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और वो भी प्रोपोर्शनलिटी पे। पता है हमें क्यों, क्योंकि जैसे ये एरिया थोड़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने से ये एरिया भी बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने का मतलब E बढ़ गया, तो E बढ़ गया तो मतलब इमिशन पावर बढ़ गई। तो E प्रोपोर्शनल T पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, पर T की कितनी पावर्स पे डिपेंड करता है, ये T की पावर 4 पे डिपेंड करता है, 4 पे डिपेंड करता है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। अब यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा एक कांस्टेंट है, तो वेयर सिग्मा इज कांस्टेंट या फिर स्टीफन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है सिग्मा की होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हो जाएगी इसकी वाट स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, वाट इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। तो ये स्टीफन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है, और ये हमारे पास क्या है, टोटल इमिशन पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, T की पावर 4 के। अगर ये हटाया तो सिग्मा कांस्टेंट आ गया। तो ये सब के बारे में हमें किसने बताया था, स्टीफन बोल्ट्जमान ने बताया था। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ।
तो ये भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब यूज़फुल कैसे है कि अगर हमें मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर बता दिया जाए और पूछा जाए कि वो कितनी टोटल इमिशन पावर रिलीज करेगा तो या फिर इमिट करेगा, तो हम टेम्परेचर की वैल्यू रख के हम और सिग्मा कांस्टेंट हमें पता है तो हम ई की वैल्यू आराम से बता सकते हैं। ई मतलब टोटल इमिशन पावर उसका कितना रिलीज करेगा वो। और अगर पूरे एरिया का बताना है तो फिर क्योंकि ये पर यूनिट एरिया है तो एरिया से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ये सब हम आगे जानेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके ऊपर, तब हम देखेंगे। क्योंकि ये जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये तो इनके न्यूमेरिकल्स कुछ छोटे टाइप के न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं और हमारे बीएससी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं इनको देखने के लिए। तो अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, वापस से इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो देखना कि लेमडा एम, किसी भी लेमडा मैक्सिमम वैल्यू पर किसी टेम्परेचर T1 फिक्स है, लेमडा M1 पे क्या होगा E1, जैसे कि इसकी ई लेमडा M1 वैल्यू होगी कोई ना कोई। अब जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो इस मैक्सिमम वैल्यू के रेस्पेक्ट में ई लेमडा 2 ये बढ़ जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से लेमडा M1 ये छोटा था, फिर टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो लेमडा M2 और ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रम पावर है, इमिशन पावर है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ये जो एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया गया इसे तो क्या मिला कि जो ये ई लेमडा एम है ये प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 5 के। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इस ग्राफ के बारे में या फिर इस स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हम नेक्स्ट ये जानेंगे कि ये सब यहाँ तक सब कुछ सफिशिएंट था। अब हमें ये जानना है कि इसकी थ्योरी क्या रही, मतलब इस कर्व, ये तो एक्सपेरिमेंटली कर्व है तो पर इसके बिहाइंड एक्सपेरिमेंटली कर्व बनने के पीछे की थ्योरी क्या है। जैसे कि लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं बोल दूं आपसे कि एक कर्व है मेरे पास, ये चलो मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ कि एक कर्व है मेरे पास, कैसा, ये कर्व है। तो आप क्या, मैं बोलता हूँ ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ऑब्वियसली है आप मुझे ये बताओगे कि ये इक्वेशन किसकी है, y बराबर mx की है। तो आपने फट से बता दिया मुझे इसी की ग्राफ का इक्वेशन कि y बराबर mx है, क्योंकि हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है इन पे। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। तो लेमडा और ई लेमडा में क्या रिलेशन होता है, अब ये और प्लस में टेम्परेचर में भी हमें रिलेशन बताना होगा। और दूसरी बात कि अगर, क्योंकि रिलेशन हमें जानना इसलिए ज़रूरी है इन तीनों के बीच में कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि लेमडा, जैसे कोई भी पर्टिकुलर लेमडा है कि ये लेमडा है कि ये 500 नैनोमीटर का लेमडा है, या फिर इससे थोड़ा सा और आगे ले लें 500 नैनोमीटर या फिर 500.001 नैनोमीटर। तो इस रेंज में जो वेवलेंथ आती है वो कितनी इमिट हो रही हैं ब्लैक बॉडी से या फिर किसी भी बॉडी से, तो इनका नॉलेज हमारे पास नहीं था, या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के पास इसका कोई नॉलेज नहीं था। बट यहाँ पे कोशिश की गई इसको देखने के लिए। तो इसको सबसे पहले कोशिश की गई वीन के द्वारा। वीन जो अभी हमने बात की वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में, उन्होंने ही क्या किया, इसको थोड़ा सा कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर उनके बाद रेले तथा जिन्स आए थे, उन्होंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बट अब हम जानेंगे इसको सब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या हुआ था, ये किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाए थे, या फिर अगर एक्सप्लेन नहीं हो पाया तो क्या रीज़न रहे थे। ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।